अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शबीर। नाजरीन, हम ये बात तो हमेशा ही सुनते आए हैं कि अगले चंद माह पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही अहम तरीन दिन है। लेकिन वाकई ही इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में अगले चंद माह अहम है। वो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखते हैं। लेकिन हुकूमत क्या इस लॉन्ग मार्च को रोक सकती है या नहीं, ये अहम सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत के लिए सिक्योरिटी चैलेंज भी बनता जा रहा है। जब से TTP के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म हुए हैं, आपने देखा है कि दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने इसका इंदिया भी दे दिया है कि दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ सकते हैं। TTP भी मुतहरिक है, उसमें भारत और हिंदुस्तान के साथ ताने बाने भी मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगले चंद दिनों में क्या डेवलपमेंट सियासी तौर पर हो सकती है, सिक्योरिटी के जो खदशात हैं, जो ख़तरात हैं, इससे किस तरह से निपटा जा सकता है, इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। प्रोग्राम का आगाज़ मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब आपसे करती हूँ। सबसे पहले सियासी सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। और सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करें तो लॉन्ग मार्च की जो ये अभी एक नई वेव है, ये नई वेव ही कहा जा सकता है। जिस तरह से दहशतगर्दी की, कोविड की नई वेव है, ये अब लॉन्ग मार्च की नई वेव है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसमें कोई आपको कोई कामयाबी नज़र आती है? देखिए, कामयाबी और नाकामी तो जब एक मैच हो तो इसके कबल अज़ वक्त प्रेडिक्ट करना है। ये तो इल्म नजूम का काम है। या अगर आपके पास जिन्नात हों तो आप उन जिन्नात से पता कर सकते हैं। तो बाकी बात यह है कि इससे हुकूमत कमज़ोर होगी। ये लॉन्ग मार्चेस और ये एहतजाज, इस वक्त हुकूमत एक डिफेंसिव विकेट पर है। देखें, हुकूमत का कोई भी वादा, चाहे एहतसाब हो, चाहे तब्दीली का हो, कोई भी पूरा नहीं हुआ। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात ऑन द कार्ड्स हैं, मार्च में वो होने हैं। और फरवरी में लॉन्ग मार्च हैं। तो अब एक तो बलदियाती इंतखाबात के तनाजुर में देखें तो ये हुकूमत को कमज़ोर करेंगे। दूसरा, आपने अपने इब्तदाइये में ख़ुद कहा कि अगले 2-3 माह बहुत अहम हैं। और वो जिस वजह से अहम है वो वजह हम यहाँ खुलेआम नहीं डिस्कस कर सकते। तो उस तनाजुर में अहम है और तब्दीली की हवाएं चल रही हैं। और हुकूमत के अपने लोग, वुज़रा और सीनियर लोग कह रहे हैं कि जी अगर हमने अप्रैल गुजार लिया तो हम बच जाएंगे। ऑपोजिशन तो नहीं कह रही, ये तो हुकूमत खुद कह रही है कि अगर हम मार्च तक बच गए तो बच गए। देखिए, सेनेट में उनको आपको कुछ डिफीट नहीं कर सके। कौमी असेंबली में फिनांस बिल पास करवाना हो, वहाँ पे आप उनको देखें, डिफीट ये नहीं जो कर सके। मनी बिल था, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इशू था। आप देखें, ये इमरान खान ने डिफ़ॉल्ट नहीं करना था। डिफ़ॉल्ट तो पाकिस्तान ने करना था, रियासत पाकिस्तान ने करना था। अगर IMF का हम शराइत पूरी ना करते तो कंफर्ट लेटर ना मिलता, तो जो हमने स्कूक बॉन्ड जारी किए हैं या जो हम और कर्जे ले रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलना था और $30 बिलियन की पेमेंट करनी थी। लेकिन फिर ऑपोजिशन खुले दिल से इसको सपोर्ट करती तो है ना। इसीलिए बादले नाखास्ता, देखिए, बादले नाखास्ता ऐसे ही होता है कि हुकूमत ने तो दरख्वास्त नहीं की, एम्पायर ने की बात पर उन्होंने बादले नाखास्ता इसको सेफ पैसेज दिया है। क्योंकि बात ये थी कि अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो पाकिस्तान का होगा, हुकूमत को तो और तरह भी भेजा जा सकता है। लॉन्ग मार्च को डिस्क्राइब करते हैं, आपका एनालिसिस शामिल करते हैं कि किस तरह से ये आगे चलकर हो सकता है, उसमें क्या क्या हिकमत अमली पॉलिटिकली जो ऑपोजिशन है वो तय कर सकती है। इसके ऊपर बात करते हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब को। ब्रिगेडियर साहब, सियासी सूरत हाल आप देख रहे हैं, आपको भी लगता है कि आइंदा चंद माह पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो आलिया साहबा 2-3 महीने की अपने एब्सेंस के बाद वेलकम बैक टू द स्क्रीन। थैंक यू। आई एम ग्लैड कि आपने अपने प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिए आज से। थैंक यू वेरी मच कि आज अपने पहले प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, फजल रहमान साहब भी आए थे, लॉन्ग मार्च किया, धरना किया, चले गए वापस। इसी तरह ये भी दोनों लॉन्ग मार्च होंगे या प्रोटेस्ट मार्च होंगे। PDM का अपना है, पीपल्स पार्टी का अपना है, ये भी अपना शौक पूरा कर लेंगे। अच्छी मीडिया के लिए खबरें होंगी, मीडिया बहुत एक्टिव होगा उन दिनों में, उससे चंद दिन पहले और उसके चंद दिन बाद। उसके बाद रमज़ान आ जाएगा और रमज़ान में पाकिस्तान में आपको पता है कि बिल्कुल एक माहौल ही और होता है। अपना मैं नहीं समझता हूँ कि उससे गवर्नमेंट को कोई नुकसान होगा।
यानी और कि देखना है कि ब्रिगेडियर वो साहब कितना आप बड़ा ऑपोजिशन को इतना स्ट्रांग नहीं देखते हैं, उनके किसी लॉन्ग मार्च को भी, उसके किसी एहतजाज को भी, किसी स्ट्रेटजी को इतना इतना वेटेज नहीं देते हैं कि वो हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम हो सके? हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये एक तयशुदा प्रिंसिपल हो गया है इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बाद 2014 में, और धरना जो हुआ था 126 दिन का, कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो एक धरनों से, लॉन्ग मार्चेस से या इनसे प्रोटेस्ट मार्चेस से वो नहीं जा सकती, और ना कुछ जाने देगा। मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ मामला चल रहा है आइन और कानून के मुताबिक, ठीक है ना जी। डेमोक्रेटिक प्रोसेस हैज टू मूव फॉरवर्ड। हाँ, आज वो नो कॉन्फिडेंस ले आए और वो वाकई बुक के मुताबिक कामयाब हो जाए तो ठीक है, नो इशू। सारे के सारे रिजाइन कर दें अपना ऑपोजिशन वाले, नो इशू, ठीक है, फिर फ्रेश इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन लॉन्ग मार्च से, दोनों प्रोटेस्ट मार्च से ना कोई फ्रेश इलेक्शन होंगे, ना गवर्नमेंट जो है वो खुद ब खुद अपने हथियार डालेगी और कहेगी जी हम तो जा रहे हैं, क्योंकि जनाब यहाँ पे एक वो लॉन्ग मार्च है, लोग आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। नहीं, ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है, करें बिल्कुल। मैं तो उसको लेता हूँ मोर एज ए इवेंट, मोर एज अ सियासी शुगल। तो ये शुगल तो हम भी एंजॉय करेंगे बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, अगर लोग ना हो, खाली कुर्सियां हो, और आपने खाली कंटेनर पे खड़े होकर खाली कुर्सियों से खिताब करना हो तो शुगल ही होता है। और बंदे अगर 4 से 5 हज़ार भी हों तो वजीराबाद पे कंटेनर लगाने पड़ जाते हैं और गुजरांवाला पे फैसला हो जाता है। मैंने तो ये देखा है कि जिस लॉन्ग मार्च में लोग मौजूद हों और उनकी तादाद साइजेबल हो, कोई लाखों में ना हो, उस लॉन्ग मार्च को तो इस्लामाबाद पहुंचने का अफोर्ड नहीं किया जा सकता। और अगर कोई खाली इस्लामाबाद जा रहा हो गाड़ी में 120 की स्पीड पे अकेला ही, तो उसको रोकने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, और उसका खाली कंटेनर 126 दिन भी पड़ा रहे और उसकी तकरीरें लाइव भी चला लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने सुनी देखिए नहीं जी, शायद मुझे तो ब्रिगेडियर साहब इमरान ये खान कहना का चाह वो रहे थे एक कि जो 126 दिन का धरना था, जो उसके बाद से आप ये जो स्ट्रेटजी थी कि इस धरने से हुकूमतें जाती हैं वो खत्म हो गई है, आपने की समझ चाह रहे? ये तय हुआ है बिल्कुल कि खत्म हो बगैर गई। अवाम के अगर आप कोई भी धरना दें, कंटेनर एहतजाज करें जिसमें अवाम ना हो और सिर्फ अंपायर का आशीर्वाद हो, तो हुकूमत नहीं जाती है। लेकिन अगर आपके साथ लोग हैं और आप लोगों के साथ निकलें तो फिर गुजरांवाला में भी रोकना पड़ जाता है और वजीराबाद में भी रोककर सारी शराइत माननी पड़ जाती हैं, क्योंकि फिर कोई अगर लोग साथ हों, ये बहुत क्लियर फ़र्क है। एक दफ़ा नवाज शरीफ निकले, लोग साथ थे, गुजरांवाला पे फैसला हुआ। एक दफ़ा टीएलपी वाले निकले, वजीराबाद पे फैसला हुआ। इस तरह इमरान खान निकले, 126 दिन बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके साथ लोग नहीं थे, खाली कंटेनर था और खाली कुर्सियों से खिताब, लोग नहीं थे। उनसे ज़्यादा लोग तो ताहिरुल कादरी के पास थे। सब कहते हैं जिस दिन ताहिरुल कादरी उठ गया इमरान का तो पैकअप हो गया था। तो बगैर अवाम की ताईद के अगर आप एहतजाज करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर लोग साथ होंगे तो कोई भी लॉन्ग, अब आपने फजलुर रहमान साहब की मिसाल दी, फजलुर रहमान साहब से मुज़ाकरात क्यों कराए गए चौधरियों के जरिए, और फिर हमने ये देखा कि जब से चौधरी फजलुर रहमान साहब वापस गए हैं वो गेन पर हैं। अब आप देखें कि केपी के बलदियाती इंतखाबात में उनको 4 मेयर आपको देने पड़ गए कि नहीं देने पड़ गए, तहसीली देनी पड़ गई। वो कहाँ गई जो कि जी वो कहते थे कि हमने मौलाना की सियासत ख़त्म कर दी है, मौलाना का तो पैकअप हो गया है। जी ब्रिगेडियर साहब, देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अगर अंपायर की आप बात करें तो जो उनका उस वक्त धरना था डॉक्टर कादरी साहब का और इमरान खान का, जो ये लोग गए थे इनिशियली, मुझे आज भी याद है, कम से कम 40-50 हज़ार लोग जो हैं इनिशियली इस्लामाबाद में एंटर किए थे। बाद में जब धरना प्रोलॉन्ग हो गया तो जाहिर बात है फिर वो हर वीकेंड के ऊपर वो कॉल देते थे और ह्यूज गैदरिंग्स होती थी इमरान खान के कंटेनर से, रोज़ नहीं बट एवरी वीकेंड या एवरी 4-5 डेज। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उस वक्त उनका ऑब्जेक्टिव था जो गिराना, और अंपायर आप कहें जो भी कहें, जनरल राहील शरीफ ने दोनों को बुलाया था, डॉक्टर कादरी को और इमरान खान को, और वो भी अगर आपको याद है नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि जनाब इनसे बात करें ताकि ये मामला जो है वो रफा दफा हो जाए, और उसकी वजह से वो इलेक्शन का रिगिंग कमीशन बना। लेकिन गवर्नमेंट नहीं गिरी, ये याद रखें। ये जिन 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं अपना मुजम्मिल सरवर्दी साहब,
वो दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो उनका कॉज और था, वो गवर्नमेंट गिराने वाली बात नहीं थी, चाहे वो लॉयर्स मूवमेंट थी, चाहे वो नवाज शरीफ का गुजरवाला में जो था पे आके लेकिन जब चीफ ब्रिगेडियर साहब जस्टिस यही रिस्टोर तो हो कह गए। रहे हैं मुज़म्मिल साहब कि एम्पायर को न्यूट्रल करना है। इस बार भी जो लॉन्ग मार्च का मकसद है वो शायद गवर्नमेंट को भेजना नहीं है, वो भी हाँ ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली वही हिडन देखें, हिडन अगर है। इस मुल्क में अदम ठीक, अदने भी नहीं वो कामयाब शे, वो होना शे, वो है तो नहीं, एक अंपायर को सेकेंड, न्यूट्रल होना मैं है। मुकम्मल कर लूं, इस मैं मुल्क मुकम्मल में कर किसी लूं। एहतजाज जो को अपना कामयाब होना है, अंपायर को न्यूट्रल होना है। तो अंपायर भाई की न्यूट्रलिटी पहली शर्त है। अगर बल्दियाती बात ये इंतखाबात है, भी होने हैं तो अंपायर को न्यूट्रल होना है, ज़िमनी इंतखाबात होने हैं तो अंपायर को न्यूट्रल होना है। जो सबसे ठीक है, पहला प्री रेक्विजिट है वो अंपायर की न्यूट्रलिटी है। जी और इन्होंने ऐलान नहीं किया कि हम आ रहे हैं गवर्नमेंट को गिराने के लिए। पीपल्स पार्टी तो आ रही है क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी को मोबिलाइज करना है, लोगों को रिहर्सल करवानी है कि लोग बाहर निकले, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स पंजाब में वगैरह वगैरह। और आगे उनको इलेक्शन नजर आ रहे हैं, सिंध में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नजर आ रहे हैं। लेकिन तो पीपल्स वो पार्टी तो की जो अपनी स्ट्रेटजी लगती है, देखें ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये है कि ये सबकी राय है कि अगर अंपायर न्यूट्रल हो जाए और वो लोगों को ऐवान राइट। में अरकान को ना लाए और अरकान आकर ये ना कहें कि हम आए नहीं है, हमें लाया गया है, तो ये हुकूमत तो देखें, एक हफीज शेख का इलेक्शन हार गई, ये हुकूमत कौमी असम्बली में 2 बिल हार गई। ये तो तब ही जीतती है जब इसको मदद मिलती है। राइट, मुज़म्मिल मदद साहब, बंद हो जाए तो देखिए ये जी, नहीं जीत सकती। अच्छा यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी है, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। की पहुंची वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल जो इस वक्त सिचुएशन है, ऑपोजिशन की जो स्ट्रेटजी बना रही है, वो उस स्ट्रेटजी से क्या गेन करना चाहती है। जो सियासी हिकमत अमली लॉन्ग मार्च है, क्या उसमें हुकूमत को घर भेजना है। लेकिन जो इस वक्त का प्रीव्यू हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि हुकूमत, ऑपोजिशन का काम हुकूमत को इस वक्त घर भेजना नहीं है, कुछ और ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, जैसे कि मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी कह रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, आप एग्री करते हैं या नहीं? चुका हूं, ये जहां तक ये प्रोटेस्ट मार्चेस का ताल्लुक है, ये अगर पीसफुल होंगी तो किसी को कोई एतराज नहीं है भाई, वो बेशक आए, अपना 10 दिन रहे, 20 दिन रहे इस्लामाबाद में। लेकिन जो हिडन ऑब्जेक्टिव है, जो देखिए, हिडन ऑब्जेक्टिव है इस धरने का, इस लॉन्ग मार्च का होगा, धरना होगा या लॉन्ग मार्च होगा, इसका हिडन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको बता मुज़म्मिल साहब ने कि ये है, ये नहीं है कि इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजना है। नहीं देखें, इसका मकसद सिर्फ एक है कि मुल्क में एक पॉलिटिकल टेम्परेचर वो हाई रहे। दोनों पार्टीज जो हैं, खासकर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, ये अपनी न्यूट्रल पॉलिटिकल न्यूट्रल वैल्यू को है वो कायम रखें, अपने वर्कर्स को चार्ज रखें, मोटिवेटेड रखें। ठीक है ना जी, ये इनका मकसद है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैं आपको जो आप बात समझ नहीं रहे, कि देखें पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी चेंज। वो तो खुद वहां पे सिंध में बड़े आराम से मजे में बैठे हुए हैं। तो दे वांट के बाद ये हरकत चलती रहे, हरकत में बरकत है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये भी तो देखें कि जब बात होती है, उससे ज्यादा उनका कोई और ये है कि थोड़ा ये मैं मानता हूँ प्रेशर आएगा गवर्नमेंट के ऊपर, आएगा, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हो सकती है। टीएलपी के केस में जो ये एग्जांपल दे रहे हैं उसमें तो 10 पुलिसमैन जो है वो उनको उन्होंने मार दिया था विद इन 3-4 डेज। तो वो जारी बात है, एवरीबडी इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट दे हैड टू इंटरवीन कि ये खून खराबा जो है ये ठीक नहीं है। मुल्क के अंदर एक ऑलरेडी एक इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम चल रहा है। तो यहाँ पे अगर पीसफुल मार्च होता है, किसी को क्या एतराज है, उसके बाद ये डिस्पर्स हो जाएंगे, घर चले जाएंगे। लेकिन ये ब्रिगेडियर साहब, आपने जो बात की है, इसी तरफ मैं आना चाहूंगी कि जो बात की जा रही है इस वक्त के मुल्क में सिक्योरिटी जो चैलेंज है वो बढ़ता जा रहा है। टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात थे वो ख़त्म हो चुके हैं, अब दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ने लगे हैं। तो ऐसी सूरत में ये लॉन्ग मार्च में आप इस सिक्योरिटी सूरत हाल में इनको कैसे देखते हैं? ये मैसेज सवाल कर रहे हैं ना आप? जी एग्जैक्टली। देखें, वो तो इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि उन्होंने तमाम सूबों को ये थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है, और ये बात सही है।
उन्होंने बल्कि तो यहाँ तक कहा है कि बिलावल साहब जो है फजलो और अपने जो टॉप लीडर हैं वो अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करें। और खबर में आई थी कि सबसे पहले जो कि अपनी डबल बुलेट प्रूफ गाड़ी में गए थे वो फजलुर रहमान साहब थे। जान तो इन सबको प्यारी है, हमें भी इनकी जान प्यारी है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं भाई। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल जो दुश्मन है वो तो कोशिश करेगा कि पीसफुल मार्चेस में कोई हंगामा हो जाए, अल्लाह ना करे कोई ऐसे धमाके हो जाए, कुछ हो जाए और हमें टॉप लीडरशिप का नुकसान हो जाए, पॉलिटिकल लीडरशिप, तो क्या होगा? मुल्क में अफरा तफरी होगी। जैसे आप भूल गए कि जब बेनजीर आई थी अपना 17 अक्टूबर को कारसाज में, कराची में क्या हुआ था जब व्हेन शी केम बैक, 2007 की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखे ना उस तरह की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल। और जब इस वक्त टीटीपी बीएलए ठीक है उन्होंने अपना सर उठाया हुआ, एक्टिव हुए हैं, इंडियंस भी एक्टिव हैं कि पाकिस्तान को जी ठीक है। बरगेडियर साहब मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात क्यों जरूरत पड़ी और आज फिर मुज़ाकरात खत्म भी हो गए, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगी। मुजम्मिल साहब, सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर आप बात अगर करें, टीटीपी के साथ हम मुज़ाकरात करने जा रहे थे, जब भी हमने देखे कि एपीएस का वाकया हमारे सामने है, हमारे बच्चों को शहीद किया। अब तो खैर एपीएस से बड़े वाकयात हो गए ना, बंजगोर और नौशकी वाले वाकयात, वो तो उससे भी बड़े वाकयात हो गए। और देखे ना जी एफसी के हेडक्वार्टर्स पे, और वो उन्होंने रात भर जो वहाँ हुआ, शहादतें हुई, फिर वो उन्होंने जो क्लेम किया है वो तो वॉर टाइप सिचुएशन हो गई। और अफसोस की बात है कि जो दहशतगर्दी हमने ख़त्म कर ली थी वो इस हुकूमत की एक कंफ्यूज्ड पॉलिसी की वजह से और इस हुकूमत की नाअहली की वजह से हम दोबारा दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं। इस हुकूमत की कोई वाज़ेह लाइन नहीं थी कि एक्शन करना है, रद्दुल फसाद को चलाना है, मुज़ाकरात करने हैं। आप दो काम तो नहीं कर सकते। यहाँ आप फोर्सेस को कह सकते हैं कि आप मुज़ाकरात कर लें, यहाँ आप फोर्सेस को कह सकते हैं कि आप एक्शन करें। अब जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मीडिया को कहे हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, फोर्सेस क्या करेंगी, इंटेलिजेंस क्या करेगी, इंटेलिजेंस मुज़ाकरात पे लग जाएगी। नतीजतन हुआ ये है कि मुल्क में उन्होंने रीग्रुप कर लिया है। लेकिन ये हम कहते थे कि अफगानिस्तान के तालिबान ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। अफगानिस्तान के तालिबान जो भी करें, अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस करना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। अगर वो इतने ज्यादा लोग इकट्ठे होकर एक ग्रुप की सूरत में एफसी के हेडक्वार्टर पर हमला कर रहे हैं तो ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है और दूसरा फेलियर भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की जो गलत पॉलिसी थी गुफ्तगू करने की, मुज़ाकरात की और अफगान तालिबान को सर पर बिठाने की, ये हम उसके समरात आज भुगत रहे हैं। अफसोस की बात यही है कि एक परवेज मुशर्रफ साहब आए थे, उन्होंने भी यही किया था, ज़िया-उल हक साहब आए थे, उन्होंने भी यही किया था। आज एस्टैब्लिशमेंट का प्रॉक्सी इमरान खान आया तो उसने भी यही किया है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस मुल्क में पॉलिटिकल फैसले करके दहशतगर्दी को ख़त्म करती हैं, फोर्सेस के साथ मिलकर ऑपरेशन करती हैं, चाहे वो सवात का हो, चाहे वो कबायली इलाकों का हो। और हमने देखा है कि जब फिर इस्टेब्लिशमेंट के मोरे आते हैं तो वो आकर इन्हीं दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात करते करते पाकिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी की लपेट में ले जाते हैं। क्यों नहीं इमरान खान मिलिट्री कोर्ट्स की एक्सटेंशन कर सके अब कौमी असम्बली से? अगर नवाज शरीफ जो हैं वो कंटेनर में बैठे हुए इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाकर नेशनल एक्शन प्लान बना सकते हैं, कतई नज़र के उनको हटाने के लिए कंटेनर बार लगाया हुआ है, तो क्यों नहीं इमरान खान ने नेशनल एक्शन प्लान के लिए अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर आगे चले? उनकी अना पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस अना की वजह से आज मिलिट्री कोर्ट्स एक्सटेंड ना हो सकी, उसकी वजह से नेशनल एक्शन प्लान ना चल सका और वज़ीर आज़म अपनी अना में आज हमें दोबारा दहशतगर्दी में धकेल दिया उन्होंने। राइट बरगेडियर साहब, ये जो बात कर रहे हैं मुजम्मिल साहब, ये हम टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात करने गए थे उसके फेलियर कहें या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस कहेंगे, वो आज एक बार फिर दहशतगर्दी पाकिस्तान में पनप रही है। तो आप समझते हैं कि हमारी ये जो स्ट्रेटजी है वो वाकई गलत थी? पहले तो मेरा ख्याल है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब इस बात को भूल गए हैं कि जब 2014 में, मैं जून 2014 की बात कर रहा हूँ, जनरल रहीस शरीफ वॉज द आर्मी चीफ और नवाज शरीफ वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक्त यही टीटीपी के लोग नॉर्थ बलूचिस्तान में बैठे हुए थे और वो एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म समझा जाता था। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने अपने 2 रेप भेजे थे जिन्होंने जाके उन टीटीपी वालों के साथ बातचीत की थी कि भाई ये खून रेजी से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप अमन की बात करें। लेकिन वो जो पीस टॉक्स थे वो फेल हो गए थे और जब वो फेल हो गए थे तो उसके बाद फिर फौज ने जाके ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ज़र्बियल, जो पूरा फिर चलता रहा और फिर इन लोगों को निकाला गया वहां से। तो ये कोई पहली मर्तबा नहीं है
कि TTP के हमने साथ माजी बात से हुई है, सबक नहीं सीखना, इमरान- हमने आईडीपीज किए, लोग डिस्प्लेस किए, इलाके खाली करने के लिए लोगों को कई कई माह कैंपों में रखा, उसके बाद हमने क्लियर किया। हमने माजी से सबक नहीं सीखा, हम फिर ए से फिर शुरू हो गए कि अब हमने फिर मुज़ाकरात करनी है। कोई हिस्ट्री की किताब नहीं पढ़ी इमरान खान साहब ने कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, कि उन्होंने सारा एडवेंचर दोबारा करना था कि नहीं मैं भी वही सारी गलतियां करूंगा जो माजी में हुई है, फिर दहशतगर्दी शुरू करूंगा, फिर उसके बाद जाके इस मुल्क में दोबारा अमन करूंगा। तालिबान की रिक्वेस्ट के ऊपर ये तो वही मिसाल हो गई, किसी ने पूछा ये जर्मनी और जापान ने तरक्की कैसे की है, उन्होंने कहा उन्होंने पहले अमेरिका से जंग की, फिर जंग हार गए, फिर तरक्की की। उसने कहा इसका मतलब है हमें भी पहले जंग हारनी पड़ेगी। पिछले एक महीने में बड़े चलें बात कर लेने TTP और BLA और इन लोगों के लीडर्स जो हैं उनकी असैसिनेशन हुई है, वो मारे गए हैं अफगानिस्तान में। तो लिहाजा ये टिट फॉर टैट है, उनका एक जवाबी हमला आया है, जवाबी उन्होंने कार्रवाई की है, तो ठीक है, वी विल फाइट इट आउट। रियासत है, रियासत के दायरे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज है, विल फाइट इट आउट। तो ये तो है, ये तो होता है इस तरह के मामलात में। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। हम ये समझते आए हैं और मेरे ख्याल में आपको भी अंदाजा होगा कि जो अफगान तालिबान है वो पाकिस्तान तालिबान के काफ़ी करीब हैं, बल्कि ये उनको फॉलो करते हैं। तो क्या वजह है कि हम अफगानिस्तान के तालिबान, अफगान तालिबान या इस वक्त जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसको इस कदर पूरी दुनिया में उनका मुकदमा लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को, इन तालिबान को रोकने के लिए मना नहीं सकते? हम उनसे इस बारे में बात करने में यानी कि कामयाब नहीं हो सके? देखिए, पहली बात है कि उन पीस टॉक्स में इन TTP के जो लोग हैं इनकी बड़ी नाजायज किस्म की डिमांड थी कि हमारे जितने टॉप लोग आपने पकड़े हुए हैं उनको जनाब आप रिलीज करें। तो ये तो नहीं हो सकता ना, जाहिर बात है, क्योंकि वो तमाम क्रिमिनल्स हैं, मर्डरर्स हैं, उन्होंने लोगों को मारा हुआ है, उन पे ट्रायल हुए हैं, कई उनकी डेथ सेंटेंसेस अवेटेड है, तो लिहाजा वो काफी बड़ी तादाद में लोग हैं। तो ये एक मेन डिमांड जो है, और कुछ और भी तो देखें, और उनको बता दिया गया कि आप पाकिस्तान के आइन को माने, रिट ऑफ द स्टेट को माने, पाकिस्तान के कानून को माने। उनको ये कहने की जरूरत इसलिए हुई कि एहसान चला गया हमारे हाथ से। मुजम्मिल साहब सुन ले, अफगान तालिबान की जहां तक बात आती है, अफगान तालिबान ने खुद कहा था कि हम मीडिएट करते हैं, हम कोशिश करते हैं। अफगान तालिबान की इस वक्त उस तरह के वो रिट एस्टैब्लिश नहीं हो सकी है अफगानिस्तान में। उनको अपनी इकोनॉमी की पड़ी हुई है, उनको अपनी मईशत की पड़ी हुई है, अपने वहां पे लोग जो है वो सर्दी से मर रहे हैं, हालात बुरे हैं, हम उनको डिफेंड भी करेंगे, तो माय पॉइंट इज ब्रिगेडियर साहब, हम उनको डिफेंड भी करेंगे, उनको जस्टिफाई भी करेंगे। नहीं, आप मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हाँ। ये इतने लोग जो टॉप लीडर मारे गए हैं अफगानिस्तान में पिछले एक महीने में, आप मुझे ये बताएं अफगान तालिबान ने कोऑपरेट किया होगा तो ये लोग मारे गए ना, इनके टॉप लीडर। उसका ये रद्द अमल आया कि इनके यहाँ पे जो अभी कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो जारी बातों को उन्होंने एक्टिवेट किया है, और फिर उनके पास पूरी सपोर्ट है, वो अपना इंडियंस की और जो बाकी। पर हमें तो आपने बताया था कि अब तालिबान के आने से तो इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को सेफ हेवन नहीं यूज कर सकेगा, और अगर वो आज भी यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए तो अशरफ गनी फिर से बेहतर था। नहीं जनाब, आप भूल गए हैं, उस वक्त नेटो और यूएस फोर्सेस थी, वो भी बदमाशी कर रहे थे, CIA वहां पे मौजूद थी। और अब आप भूल लें, एक और फैक्टर मैदान में आ गया है, और बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, वो इसराइली फैक्टर है, जो UAE में आके वो बैठ गए हैं। वो आपके ख्याल में वो पाकिस्तान को इसी तरह पुरअमन छोड़ देंगे? वो भी आएंगे वाया रॉ एंड वाया NDS कि किसी तरह पाकिस्तान में ये प्रॉक्सीज को लॉन्च किया जाए, CPEC को कमजोर किया जाए, अब बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। तो बात आपने इंटरव्यू सुन लिया होगा वो अपना सोशल मीडिया पे ईरान के लीडर का, जिसने उसमें कहा है अपना ये इंडियन मीडिया को देते हुए कि जनाब चाबहार जो है बड़ी सिक्योर है, पाकिस्तान में तो गवादर और उसका जो एरिया है, वो जो रूट है तमाम, वो तो जनाब सिक्योर नहीं है। तो दुनिया आए और चाबहार के अंदर इन्वेस्ट करे। ये चाबहार याद है आपको मुजम्मिल साहब? ये वही है जहां से कुलभूषण ऑपरेशन लॉन्च करता था बलूचिस्तान में। तो बात समझने की कोशिश करें, पाकिस्तान बात कर रहा है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब मुझे को माजी का सबक ना सुनाए। मुझे ये पता है कि हमने दहशतगर्दी को 2018 तक खत्म कर लिया था, शिकस्त दे दी थी, अमन कर लिया था, हमारे लोग IDP वापस अपने इलाकों में जाके पुरअमन रह रहे थे। फिर ये हुकूमत आई और इसने कहा नहीं, ये हमने तो इनसे बात करनी है। सारे किए किराए पे पानी फेर दिया इस हुकूमत ने हमारे,
उस नेशनल एक्शन प्लान को डस्टबिन में फेंक दिया जिस पर काम हो रहा था। जो मिलिट्री कोड्स थी वो खत्म करवा दी। मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे माजी के सबक ना पढ़ाएं। माजी मुझे बहुत अच्छी तरह हिस्ट्री याद है। मैं आज की बात कर रहा हूं, फला सन 74 में यूं हुआ था, 86 में यूं हुआ था, 14 में यूं हुआ था, 17 भाई 18 में खत्म कर लिया था। हम जीत गए थे। जीती हुई जंग इस हुकूमत ने अपनी अना में हरवा दी हमें। राइट, इसी के ऊपर मजीद वज़ीर आज़म का दौरा चीन जो इस वक्त बड़ा अहमियत का हामिल है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद की पहुंची। वेलकम बैक नाजरीन। हम जो बात कर रहे थे वो जाहिर है कि सिक्योरिटी चैलेंज जो इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ गए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं, इसके लिए तशवीश ज़रूर पाई जाती है। इसमें हुकूमत की अगर कहीं पर नाक़िस हिकमत अमली है उस पर तनकीद भी और सवाल भी उठाया जाता है। ब्रिगेडियर साहब, अब वज़ीर आज़म का दौरा चीन के हवाले से ज़रा बात कर लें तो वज़ीर आज़म का दौरा चीन, आप समझते हैं कि जब से ये PTI की गवर्नमेंट आई थी, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी, CPEC में कहीं ना कहीं बहुत ही स्लो प्रोसेस हो रहा था, स्लो स्पीडी था। अब आकर ये स्पीड भी बेहतर होगी और मजीद भी जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में आएगी। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक गेम चेंजर टाइप दौरा साबित होगा, क्योंकि CPEC का फ्यूज, CPEC को कैसे और तेज करना। जितने यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स चाइनीज के चल रहे हैं, मेगा डैम्स जो हैं वो बन रहे हैं, चाइनीज इन्वॉल्व हैं, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गए, बायलैटरल ट्रेड होगी, एग्रीकल्चर में उनकी इन्वेस्टमेंट, और मतलब जाहिर बात है डिफेंस कोऑपरेशन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, कौन सा शोबा है जो कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान नहीं जिसमें आगे पेशरफ नहीं हो रही। तो ये तमाम चीज़ों पे वहाँ पे जाहिर बात है बातचीत होगी। फिर उसके बाद पाकिस्तान और चीन की जो जॉइंट हिकमत अमली है यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, कैसे चीन ने हमेशा पाकिस्तान के पोजीशन को सपोर्ट किया है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर में जो इंडियंस कर रहे हैं वहाँ पे, और वो तमाम जो है बातें जो हैं वो वहाँ पे की जाएंगी। अमेरिका का रोल, और ये अपना खासकर 5 अगस्त प्री-19 वाली पोजीशन पे वापस जाना फॉर मूडी, ये देखिए बहुत, मैं समझता हूँ बहुत वाइड रेंजिंग बात हो। अफगानिस्तान बात होगा, अफगानिस्तान पे बड़ी बात होगी, अफगानिस्तान की रिकग्निशन पे बात होगी कि किस स्टेज पे जाके पाकिस्तान, चीन ने अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करना है, अफगान गवर्नमेंट की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। सो इट इज गोइंग टू बी वाइड। लेकिन क्या ब्रिगेडियर साहब आप समझते हैं कि पहले खासकर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से चीन कहीं ना कहीं नाराज था, तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब वो दूर हो चुके हैं, या अभी भी आपको रिजर्वेशन होंगी जिनका जिक्र होगा, ये भी शामिल होगा या नहीं? देखें, वो दासू पे जो चाइनीज चंद वर्कर्स जो थे वो मारे गए थे टेररिस्ट अटैक में। जाहिर बात तो उस वक्त चाइनीज भी परेशान थे, हम भी सारे परेशान थे, लेकिन मेरा ख्याल है वो दैट थिंग हैज बीन ओवरकम नाउ। उनकी सिक्योरिटी जो है, हाँ चाइनीज वर्कर्स जो है पाकिस्तान में बाय द थाउजेंड, उनकी सिक्योरिटी वो के ऊपर भी बातचीत होगी, उसको कैसे अपग्रेड करना, मजीद स्ट्रॉन्ग करना है। सो आप देखें ना 23 मार्च को जो जॉइंट सर्विसेज परेड है, उसमें फर्स्ट टाइम दी लेटेस्ट एयरक्राफ्ट J-10 जो है उनका जो पाकिस्तान ने स्क्वाड्रन लिया वो अपना उसकी फ्लाई पास्ट है, और इतने टॉप लोग आ रहे हैं। तो चीन के साथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है जिसको आप अमेरिका के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जी ठीक है। मुजम्मिल सर, वर्ती साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो चीन का दौरा करने गए हैं, प्रिपरेशन के साथ गए हैं? पहले जो चीन को तहफ़्फ़ुज़ात थे, जैसे कि बहुत सारे मामलात जिसमें किसी को हटाया भी गया, और उसके बाद से अब वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, अब CPEC में जो ताख़ीर हो रही थी वो तेज़ी से काम होगा। देखिए मेरी बात सुने, चाइना हमसे इस वक्त नाराज़ है, इस बारे में तो कोई दो राय नहीं। जो दासू पे इंजीनियर्स पे उन्होंने हमसे डैमेजेस मांगे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं, वरना हमने शाहराह रेशम भी बनाई है और भी हुआ है, और उसमें भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। कभी चाइनीज़ ने ऐसे रिएक्शन नहीं किया और ऐसे डैमेजेस नहीं मांगे।
और वो उनका नाराज़गी का हमारे साथ खुल्लम खुला इजहार था। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ने तो चाइनीज़ को जवाब देना है कि उन्होंने पापा जॉन पिज़्ज़ा वाले को सी पैक का इंचार्ज कैसे लगाए रखा, जिस बंदे की सारा कुछ अमेरिका में था, आपने उसे सी पैक का इंचार्ज लगा दिया और उसने 3 साल में सी पैक का पट्टा बिठा दिया, कोई इकोनॉमिक जोन मुकम्मल नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो अमेरिकी गेम खेलता रहा सी पैक के ऊपर बैठ के। और अब जब आपको समझ आई, जब स्टोरी आ गई कि ये तो पापा जॉन वाला है, तो आपने उनको हटा दिया। क्या रियासत को नहीं पता था जो आप कह रहे हैं कि नहीं पता होगा, या इमरान खान इतने भोले थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि जिस आदमी का सारा इंटरेस्ट अमेरिका में है उसे सी पैक का इंचार्ज नहीं लगाया जा सकता, इससे चाइनीज नाराज होंगे। और मैं नहीं समझता ये कोई बायलैटरल दौरा है। देखें, वहाँ विंटर ओलंपिक्स हो रही हैं, 30 से ज़ायद सरबराह मुमलिकत मौजूद हैं, जिनमें MBS, शेख मोहम्मद, पुतिन, अमीर कतर, सेंट्रल एशियन रियासतों के ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले वो आज पुतिन को मिले हैं। कोई सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि कोविड के बाद वो सबसे पहले इमरान खान को मिलेंगे, सबसे पहले तो वो आज पुतिन को मिले हैं। फिर मोहम्मद बिन सलमान वहाँ हैं, शेख मोहम्मद वहाँ हैं, अमीर कतर वहाँ हैं, उन सब से मिलेंगे। एक कॉल ऑन है, हमने ऐसे ही हाइप बना दिया है, चूंकि यहाँ तो सब मीडिया स्पिन के डॉक्ट्राइन के बादशाह हैं और ये समझते हैं कि मीडिया से ही सारी जंग जीती जा सकती है और मीडिया का गला दबा के रखना चाहिए। ये कोई बायलैटरल दौरा है ही नहीं जिससे आपने इतनी उम्मीदें। एक विंटर ओलंपिक्स में चूंकि वेस्ट ने डिप्लोमेटिक बाइकॉट किया, उन्होंने जितने उनके साथ दोस्त थे उन्होंने सब दोस्तों को कहा आप आए, हम इनकार नहीं कर सकते थे, हम चले गए। आज पवेलियन में आपने देखा है ना, इमरान खान साहब अकेले ही फवाद चौधरी साहब के साथ बैठे हुए थे। कल जब एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो किसने वेलकम किया है? वहाँ एक ओलंपिक्स हो रहे हैं, उसमें 30-35 सरबराह मुमलिकत हैं, उनमें गए हैं। आप इसको गेम चेंजर बनाई जाए। भाई गेम चेंजर दौरे बायलैटरल होते हैं, जहाँ दो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की बात हो। इस वक्त तो वहाँ मेला लगा हुआ है, उसमें आपका भी आधा घंटा कॉल ऑन है, आप मिल लेंगे उसमें। आज जो आपने सरमायाकारों से इलाज किया वो भी वर्चुअल है। इनपुट दे देते हैं ब्रिगेडियर साहब। ऑन द साइडलाइंस ऑफ दिस इवेंट, ठीक है, ये तो विंटर ओलंपिक्स वाला इवेंट भी है, लेकिन साइडलाइंस पे इवन डायरेक्टली आल्सो बड़ी उनकी मुलाकातें प्लान है। सीपैक के चेयरमैन भी साथ गए हैं और जो पहले सीपैक के चेयरमैन वो तो सबको दौरा करने का शौक है ना ब्रिगेडियर साहब। आपने पाकिस्तान में दिखाना है, एक भी एग्रीमेंट ऑन द कार्ड्स नहीं है, सिर्फ एमओयूज है। पावरफुल डेलीगेशन के साथ गए हैं, तो शहर सपाटा है जी, पावरफुल डेलीगेशन, एक भी एग्रीमेंट ऑन द कार्ड्स नहीं है। और अगर आपने एमओयूज की हिस्ट्री सुननी है तो कॉमर्स डिवीजन में जाकर ना हजारों एमओयूज पड़े हैं वहां पे। इकोनॉमी के लिए पाकिस्तान की अपना एक भी एग्रीमेंट नहीं हो रहा। सिक्योरिटी, पाकिस्तान के चैलेंजेस, इसमें बड़ा चाइनीज के आप देखेंगे एक बड़ा फर्क पड़ेगा उसको। एक भी एग्रीमेंट नहीं हो रहा, ऑल एमओयूज हैं और एमओयूज जाके आप कॉमर्स डिवीजन में देख लें, हजारों पड़े हैं। आप और मैं एमओयू इज नथिंग, एग्रीमेंट इज समथिंग। आप और मैं तो बड़े पुरुमीद थे कि ऐसी रवायती बात होती है। चाइना के साथ तो हमारे ताल्लुकात बहुत मिलियन ऑफ माइल अहेड ऑफ एन एमओयू, लेकिन इमरान खान ने उसको बहुत दिखाने के लिए जो एक्चुअल बातचीत ने उसके साथ हमारी होती है वो चीजें ज्यादा पब्लिक में आती नहीं कभी। दैट प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे उनके साथ जो नेचर ऑफ सिक्योरिटी रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक ऑलराउंड, फॉरेन पॉलिसी वगैरह वगैरह, वो तो ऐसी चीजें जो कि मेरे आपके गुमान में भी नहीं है। ये तो हम बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आपको पता लग जाए कि अंदर के खाने जो है किस किस्म की नौयत के रिलेशन हमारे चाइना के साथ, तो आप तो हैरान कर देंगे कि ये तो हमें पता ही नहीं था ये चीजें। लेकिन ये तो बात हो रही है कि तभी तो तकलीफ है, तभी तो अमेरिकन को तकलीफ है, तभी तो इंडियन को तकलीफ है, तभी सबको कि यार ये पाकिस्तान चाइना के किसी तरह को मामलात में वेज डाली जाए, कोई इनको आपस में इनका झगड़ा पैदा किया जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए। दैट इज द होल इश्यू। लेकिन ये भी इसीलिए आपने पिज़्ज़ा वाले को सी पैक का इंचार्ज लगाया ना, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। नहीं, अब तो देखिए नहीं है आप मुजम्मिल साहब, आप अभी नवाज शरीफ साहब को मिलकर लंदन में आए हैं, तो ये पिज़्ज़े वाले यार, आप एक सीनियर आदमी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब आप अपने माइंडसेट चेंज कर दें, कोई और किस्म की गुफ्तगू करें। पिज़्ज़ा वाला ये वो पिज़्ज़े चेंज कर ले, मैं माइंडसेट क्यों चेंज कर लूं? बता रहा हूं, वो पिज़्ज़ा बेचना बंद कर दें तो जाहिर बात है वो अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान में ले आए। मेरे ख्याल में किसी की जाती या इस तरह की गुफ्तगू हम छोड़ देते, अगर हम इसी के ऊपर रहे कि ये जो बात आपने की है कि सीपैक के हवाले से, मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे ये
क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, मैं और आप तो बड़े पुरुमीद हैं कि इमरान खान साहब गए हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट भी लेकर आएंगे, इन्वेस्टमेंट ना सही तो कुछ ना कुछ कोई कर्ज की सूरत में तो ले आएंगे, एटलीस्ट हमारा जो है वो हमारा अकाउंट जो है करंट अकाउंट वो बढ़ जाएगा। तो ये मुजम्मिल साहब ने तो पिक्चर ही चेंज कर दी है। नहीं देखें जी, मेरी बात सुने, जहां तक वो खबर चल रही है कि $5 अरब भी हम लेंगे चीन से, कुछ काजाकिस्तान से, कुछ रूस से, ठीक है, वो अब एक कौमी मजबूरी है, जो भी आप कहें। पहले लोग भी $95 अरब पे फॉरेन डेट छोड़ गए थे, ये 125 तक ले गए हैं। मैं उसको सपोर्ट इतना नहीं करता हूँ एज अ पाकिस्तानी। मैं ये जो IMF पे डिपेंड करना और ये लोगों से कर्जे मांगना, चीन, अपना UAE, सऊदी अरेबिया, ये एक मजबूरी है। तो अल्लाह करे हम इस चक्कर से निकलें और हम अपने पैरों पे खुद खड़े हों। लेकिन मैं जो अपने इकोनॉमी का रास्ता देख रहा हूं, जो डायरेक्शन देख रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमारी एक्सपोर्ट्स और सुपर रिकॉर्ड लेवल पे जाएंगी, रेमिटेंसेस और बढ़ेंगी, एंड थिंग्स विल चेंज। और फिर आइंदा शायद हमें IMF के पास ना जाना पड़े। अल्लाह ना करे वी गो बैक टू द IMF। ऐसे हमें डायरेक्ट तो कोई फायदा नहीं होता, लेकिन जाहिर है कि इकोनॉमिकली इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है प्रोग्राम में। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं चाहूंगी कि नवाज शरीफ की आपने बात की है कि मुजम्मिल साहब मिलकर आए हैं, तो कोई नवाज शरीफ की इतने रेलेवेंट है अभी तक पाकिस्तान की सियासत में कि वो नाहल भी हैं, उनको निकाला भी गया, वो मुल्क में भी नहीं है, और इसके बावजूद भी अभी तक वो रेलेवेंट है, और हुकूमत भी उनको पाकिस्तान में वापस लाने में नाकाम रही है, भेजने में कामयाब रही है। लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे? मुजम्मिल साहब, आप इसके ऊपर कोई रोशनी डालें। आप नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके आए, क्या वो आ रहे हैं? मुल्क से अपनी मर्जी से गए थे, मौज मेला कर रहे हैं लंदन में, अपनी मर्जी से वापस क्यों आए आएंगे। वापस? और ना हुकूमत जाते वक्त उन्हें रोक सकी थी, ना वापस बुला सकती है। वो अपनी पॉलिटिकल टाइमिंग पर वापस आएंगे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को सामने रखते हुए उनकी वापसी का फैसला सियासी फैसला होगा। वो पाकिस्तान की सियासत पर उनकी लेकिन ये जो रिपोर्ट्स जमा करवाई जा रही हैं कोर्ट्स में, ये तो वही देखें, ये हुकूमत पहले कह नहीं रही कि जी देखें वो हुकूमत की कस्टडी में थे, कैद में थे, और सारे उनके चेकअप हुकूमत ने किए। आज हुकूमत कह रही है कि हमारी रिपोर्टें जाली थी। मतलब पहले तो हुकूमत को चाहिए कि जब एक कैदी इनकी कैद में था, उसका इलाज ये एक सरकारी अस्पताल में कर रहे थे, सरकारी डॉक्टरों से। अगर न इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि वो जाली रिपोर्टों से चले गए हैं, तो अपनी हेल्थ मिनिस्टर सैक करें, अपने उन डॉक्टरों पे पर्चा कराएं, उन सबको अंदर करें जिन्होंने इमरान खान से झूठ बोला है। नवाज शरीफ से तो बाद में बात करेंगे ना, नवाज शरीफ की रिपोर्टों की बात आएगी बाद में। पहले तो हुकूमत अपनी रिपोर्टों का जवाब दे जिनको वो खुद झूठी कह रही है। मेरा सिर्फ सवाल सुन ले कि ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो बीमार हैं, सफ़र नहीं कर सकते, आप तो उनसे मिले हैं, खाना भी एवन फील्ड में आपने खाना भी खाया है, तो आप ये बताएं कि वहाँ पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सेहतमंद है? देखिए, बहुत सारे लोग जिन्हें हार्ट ट्रबल होती है, जिनके हार्ट की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होनी हो, वो कोई स्ट्रेचर पे तो नहीं होते हैं। लेकिन उन्हें एयर फ्लाइट मना की होती है कि आपने एयर फ्लाइट नहीं लेनी है, एक हाथ से ज़्यादा आप ऊपर जो प्रेशर है वो आपका हार्ट नहीं ले सकेगा। तो उन्हें मेरा ख्याल है बाई एयर ट्रैवल से मना किया गया हुआ है और वो बाई एयर ट्रैवल नहीं करते। जी ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आप इसके ऊपर अपनी राय देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि काश कोई एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट तो आ जाए शरीफ फैमिली की तरफ से। हर चीज जो आती है वो फेक होती है, 2 नंबर होती है। हमारी जुडिशरी की आंखों में, अवाम की आंखों में झूठ फेंकने वाली बात है। आई डोंट नो व्हाई कि एक कोई जेन्युइन चीज को सच क्यों नहीं बोल सकते, लोगों को सही सूरत हाल क्यों नहीं बता सकते। खतों में कुछ और होता है और ग्राउंड पे सूरत हाल और होती है। मतलब ये अब क्या, इमरान खान का एक जुमला मुझे याद आ गया, उन्होंने हाल ही में दिया था, ये सुनने वाला है। उन्होंने कहा था कि जब ये लोग निकलेंगे अपने लॉन्ग मार्च और ये प्रोटेस्ट मार्च के लिए, तो लोग शायद इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि लोगों को मालूम अब हो गया है, कम से कम इतना हो गया है कि जनाब ये अपनी जायदादें और पैसे बचाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, इसलिए लोग नहीं आएंगे। इमरान खान कहता है तो मेरी कोई जायदादें नहीं है, बचाने के लिए मैं निकलूंगा, इसलिए लोग मेरे साथ आते हैं। लेकिन आप ज़िमनी इंतखाबात के नताइज देख लें, लोगों की राय आपको समझ आ जाएगी। अगर आप किसी ड्राइंग रूम में बैठकर सिलेक्टर्स जो हैं वो किसी खास मंजरनामे को देखते हैं, तो उन्हें ज़िमनी इंतखाब के नताइज दिखाएं, बल्दियाती इंतखाबात के नताइज दिखाएं, उन्हें समझ आ जाएगी कि बाहर लोगों की राय क्या है, लोग किसको वोट डाल रहे हैं।
और लोग लेकिन- किसके अच्छी साथ बात हैं? है, ठीक है, ब्रिगेडियर पता लग साहब- जाएगा, ब्रिगेडियर पता लग साहब, जाएगा, ये मेरा एक लोकल सवाल ले गवर्नमेंट के लीजिएगा, इलेक्शन में पता लग लास्ट जाएगा। क्वेश्चन आगे है। 2023 के इलेक्शन आ रहे हैं, आई एग्री विद यू, बिल्कुल सही मुकाबला होगा, फेयर मुकाबला, ईवीएम्स पे होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो लेकिन जाएगा, नो ईवीएम को प्रॉब्लम। तो वो मुस्तरद कर चुके हैं ना, ईवीएम को मुस्तरद कर दिया, ईवीएम को तो मुस्तरद कर दिया EVM पीएमएलएन ने। वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई कानून ट्रायल ही नहीं है, हुआ। उन्होंने बेशक मुस्तरद किया हो, लेकिन इलेक्शन लेकिन कमीशन ऑफ ट्रायल भी नहीं पाकिस्तान हुआ। ने आइन के मुताबिक, ओके, ओके, कानून राइट। के मुताबिक काम करना है। राइट, कैसे गॉट ईवीएम इट। रिजेक्ट हो ब्रिगेडियर सकती है साहब, जनाब? टाइम हमारा खत्म हो चुका है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपका भी शुक्रिया। नासरीन, दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।